पंकज जी, अगला सवाल होगा आईटीआर से जुड़ा। दोनों ही केस में आप क्या सलाह देंगे? आईटीआर फाइल करते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और कौन से फॉर्म्स किसके लिए उपयोगी होते हैं? बिल्कुल। देखिए, आपकी इनकम के हिसाब से और आपके काम के हिसाब से अलग अलग फॉर्म बनाए गए हैं। हालांकि अभी हम बात कर रहे हैं तो जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 था उसका आईटीआर तो फाइल हो चुका है। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24, इसका हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर फाइल करेंगे। तो शायद फॉर्म में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो फॉर्म्स हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं कि अगर आपकी इनकम सैलरी से है और 50 लाख से अधिक की इनकम नहीं है, 50 लाख तक की इनकम है सैलरी से, और आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं है और कोई कैपिटल गेन्स वगैरह नहीं है, तो ऐसे केस में आप आईटीआर 1 में अपनी इनकम फाइल कर सकते हैं। लेकिन और वो भी अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं। और अदर देन दिस, यदि आपकी इनकम सैलरी से भी है लेकिन 50 लाख के ऊपर है, या इनकम 50 लाख से कम भी है पर आपने थोड़ा सा कैपिटल गेन वगैरह आपको हुआ है, इस तरह की इनकम आपकी है, तो ऐसे केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। तो ये तो बात है सैलरीड इंडिविजुअल की कि आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में से कोई भी एक आपके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है, इवन सैलरी के साथ भी आपने साइड में कुछ थोड़ा बहुत कुछ काम किया जिसकी आपकी इनकम हुई, जहां पर 194J 194C इस तरह के सेक्शन में आपका टैक्स कटा है, तो उस केस में आपको आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल करना होगा। आईटीआर 4 फाइल तब करेंगे अगेन अगर आपकी जो इनकम है 50 लाख से नीचे है, आप सैलरीड नहीं है बट इनकम 50 लाख से नीचे है, और आपको कोई कैपिटल गेन्स वगैरह नहीं है, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। बाकी सबके लिए आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा। तो इस पर आप नज़र रखिए। अगला सवाल, इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों ही केस में, सैलरीड में भी और प्रोफेशनल के केस में भी, इन्वेस्टमेंट तो उनके होते ही हैं। ऐसे में नुकसान का जो कैरी फॉरवर्ड है उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है? क्योंकि कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा होता है, किसी ने मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है, कुछ कैपिटल गेन्स भी होते हैं, तो अगर कुछ नुकसान हो रहा हो तो क्या दोनों के केस में उसका ट्रीटमेंट अलग अलग है या फिर कुछ फर्क है? नहीं, ये दोनों सेम हैं, लेकिन आप एक चीज समझिए कि सैलरी में कोई लॉस नहीं होता। सैलरी या तो आएगी नहीं या फिर आएगी, लेकिन सैलरी का लॉस नहीं है। लॉस कैसे होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि रेंट कम है या रेंट है ही नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है बट आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आपने लोन लिया है, तो आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। या आपने शेयर्स बेचे और वहां पर लॉस हो सकता है, घर बेचा या प्लॉट बेचा, उसमें आपको लॉस हो गया। तो इस तरह का या तो कैपिटल लॉस होगा या फिर हो सकता है कि आपको लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इस तरह से लॉसेस हो सकते हैं। तो जो आपको लॉस है अगर हाउस प्रॉपर्टी से है, यानी कि किराए के रूप में आमदनी हुई लेकिन आपने अपना जो इंटरेस्ट था वो पे किया, तो ये लॉस हो गया। इस लॉस को आप किसी भी इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी इनकम सैलरी से है तो सैलरी से आपको 10 लाख रुपए आए लेकिन 2 लाख का आपने इंटरेस्ट पे किया घर के लोन का, तो आप उसे माइनस कर सकते हैं अपनी सैलरी इनकम में से भी, और बिजनेस से भी माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉस हो रहा है कैपिटल गेन का, आपने शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड्स बेचे, आपने प्रॉपर्टी बेची और वहां पर कुछ लॉस हुआ, तो उस लॉस को आप इंट्रा हेड में ही सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि आपने शेयर्स बेचे और लॉस हो गया, म्यूचुअल फंड बेचे वहां प्रॉफिट हो गया, आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसे आप सैलरी की इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते या बिजनेस इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, आपने अगर एफएनडो में ट्रेडिंग की है जो कि एक बिजनेस लॉस हो सकता है, उसे आप बिजनेस इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि कौन से लॉसेस इंटर हेड सेट ऑफ हो सकते हैं और कौन से लॉसेस इंट्रा हेड सेट ऑफ होंगे। अब अगर सेट ऑफ नहीं है, मान लीजिए एक साल में आपको लॉस ही लॉस हुआ है, शेयर्स में भी म्यूचुअल फंड्स में भी कहीं गेन हुआ ही नहीं है, आप आईटीआर फाइल कीजिए, उस लॉस को आप अपने बुक में दिखाइए, अपने आईटीआर में रिकॉर्ड कीजिए, और उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में जब भी आपको गेन्स होते हैं उसी हेड में, तब आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका कैपिटल लॉस है या फिर प्रॉपर्टी से भी लॉस है, उसे इस साल में आप सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो आप 8 असेसमेंट ईयर्स तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। कई बार
आईटीआर फाइल करते समय उस लॉस को हम्म। रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर अगले साल में आप सेट ऑफ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आज इस चर्चा के ज़रिए हमने ये समझने की कोशिश की कि किन बातों का ध्यान एक सैलरीड एम्प्लॉय को रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान एक प्रोफेशनल को रखना चाहिए। और इस चर्चा को हमने आज इसलिए इस पर बात की है क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमें पता नहीं होती है, जिनके बारे में अक्सर चर्चा नहीं होती है इतनी, वो थोड़ी टेक्निकलिटी और कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हमने जानने की कोशिश की, जो कि प्रोफेशनल के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो ये कुछ चीज़ें आज हमने चर्चा की है। समय थोड़ा कम है, लेकिन कुछ दर्शकों का भी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। हमारे पास AK बंसल जी का सवाल आया है और इनका सवाल है कि इनका PPF मैच्योर हो चुका है, क्या वो रिन्यू कर सकते हैं और इसके टैक्स बेनिफिट क्या होंगे? पंकज जी, अभी इन्होंने ये तो मेंशन नहीं किया है कि इनकी एज क्या है और कितने समय के लिए इन्होंने PPF खोला हुआ था, बट क्या रिकमेंड करेंगे आप इन्हें? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है और 15 इयर्स की इसकी मैच्योरिटी होती है और 15 इयर्स के बाद 5-5 साल के ब्लॉक्स में इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये पहली बार मैच्योर हुआ है, 5 साल के लिए आप बढ़ा लीजिए, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे फिर अगले 5 साल के लिए आप बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऐसे करके कितनी भी बार आप 5-5 साल करके बढ़ा सकते हैं। और टैक्स बेनिफिट यहां पर क्योंकि जब एक्सटेंड करेंगे तो दो चॉइसेस हैं कि आपको आगे कंट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। अगर आगे भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो कि 1.5 लाख की लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर की, तो कंट्रीब्यूशन पर अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो बंसल जी, ये सलाह आपके लिए और उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। अगर कोई और भी सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो मेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो कि आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पंकज जी, बहुत धन्यवाद आपका आज अपना समय हमें देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।